Good morning students, how are you? कैसे हैं सबके सब? Let us start our next video. This is next chapter of book 1, that is primary activity. This is the book Fundamentals of Human Geography, book 1. इसमें से हम next chapter we will do, that is primary activity, book 1, chapter 5. And myself, I am Mrs. Devinder Kaur from KV Zirakpur as a PGT Geography. Now come to the lesson. First of all, we have to know the meaning of human activities. Activities are two types, ठीक है, which create या generate the income. Human activities which generate income are known as economic activities. Economic का मतलब क्या है? जिससे हमें पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है, हम कुछ अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं, है ना? That is a occupation for our livelihood. हम अपनी जीविका चला रहे हैं. तो वो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, that comes under the economic activity. Economic activities are broadly grouped into primary, secondary, tertiary, quaternary activities and so on. Before this economic activities में human activities के हम एक और बात करते हैं कि human activities are which generate the income, that is economic activity. और इसके अलावा भी जो हम काम कर रहे हैं जिससे हमें किसी प्रकार की इनकम नहीं मिल रही है, वेलफेयर कर रहे हैं, मम्मी जो है आपकी आपको पढ़ा रही है ना, मदर टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन, तो वो पैसे नहीं ले रही है, मदर डूइंग द वर्क, हाउस होल्ड वर्क, शी इज नॉट टेकिंग एनी मनी, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, नंबर 1 इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, दैट इज नॉट फॉर द लाइवलीहुड, तो उस एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. लेकिन वही काम अगर हम किसी को हायर करके लेते हैं तो वो श्योरली आपसे पैसे लेगा. ठीक है, घर का हाउस होल्ड काम करने के लिए भी, आपको पढ़ाने के लिए भी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी. Now economic activities are broadly grouped into, there are so many types, कई तरह के types होते हैं economic activity के, primary, secondary, tertiary, quaternary, ये हम आगे के lessons में हम इनको continue करेंगे. These all activities we will be discussed in further lessons. प्राइमरी एक्टिविटीज जो हमारा ये लेसन है, इसमें हमने प्राइमरी एक्टिविटी वी हैव टू डिस्कस ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट एज दीज रेफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग, मटीरियल, मिनरल्स. इसको आप समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज वी आर डायरेक्टली कंसर्न विद द एनवायरनमेंट. हम अपने जो नेचर है, व्हाटएवर गिवन बाय द नेचर, हम उसमें कोई भी चेंज किए बगैर ही हम वो एक्टिविटी करते हैं. ठीक है, जैसे लकड़ी काटी और उसको बेच दिया, तो लकड़ी में हमने कोई चेंजेस नहीं करे, वी डोंट डू एनी चेंजेस ऑन अ वुड. हमने वुड का फर्नीचर नहीं बनाया, हमने सीधा लकड़ी काटी और बेच दी. ठीक है, क्रॉप्स उगाई और उसको सेल कर दिया, तो उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट वट एवर गिवन बाय द नेचर, हम उसी को ही हम ले रहे हैं और उसको हम सेल आउट कर देते हैं, तो दैट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. ठीक है, नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स, अब देयर आर सो मेनी प्राइमरी एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड्स हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, है ना. तो अब इससे ज्यादा क्लियर हो जाता है कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है. जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग, ये हमारी बहुत ही प्राइमरी एक्टिविटी है. प्रिमिटिव स्टेजेस में जब हम आदि मानव के रूप में रहते थे, तब भी तो हम अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वी आर डूइंग समथिंग, है ना. तो दैट इज अ प्रिमिटिव, उसको हम कहेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग. शिकार कर रहे हैं और हम लोग कुछ गैदरिंग कर रहे हैं, जैसे नट्स हैं या हम फूल, पत्ते हैं, जड़ें हैं, ये भी खाने के काम आती हैं, तो उनको भी वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं. दैट इज मीनिंग ऑफ गैदरिंग. हंटिंग एंड गैदरिंग प्रिमिटिव एक्टिविटी थी, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी. पेस्टोरल एक्टिविटीज, पशुपालन करना, फिशिंग, मछलियां पकड़ना, फॉरेस्ट्री,
वनों में से लकड़ियां काटना, एग्रीकल्चर खेती करना, माइनिंग यानी कि खनन कार्य करना, यानी कि हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम आवर अर्थ. Now come to the first primary activity. In this part, I have taken this in a different parts. In this part, we are only taking two activities, that is hunting and gathering. Number 1 and number 2 is pastoralism. हम ये दो एक्टिविटीज, इन दो प्राइमरी एक्टिविटीज को आज डिस्कस करेंगे. फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट उसको कंटिन्यू करेंगे. नाउ दिस इज द हंटिंग गैदरिंग में हम अब बात करेंगे. दिस इज द फर्स्ट ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जब हमने अपना पृथ्वी पे आए, हम सुपरमैन तो नहीं कहेंगे, होमोसैपियंस थे. होमोसैपियंस यानी कि बुद्धिमान जीव थे, है ना. तो उस समय हमने चलना शुरू किया, तो सबसे पहला काम क्या किया, हमने अपना पेट भरना. दैट इज ए बेसिक नेसेसिटी ऑफ अवर लाइवलीहुड. तो सबसे पहला काम जो हमारा एक्टिविटी था वो हंटिंग और गैदरिंग ही था. तो दिस इज द ओल्डेस्ट एक्टिविटी. Gathering is practiced in regions which with harsh climatic conditions. तो उस समय हमारी क्लाइमेटिकल कंडीशन, जहां पर भी जंगलों में हम रह रहे थे, वहां पर हम इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे. बट नाउअडेज दीज एक्टिविटीज जो हैं वो आज भी प्रैक्टिस हैं, यानी कि आज भी प्रैक्टिस में है. तो ये रीजन्स कौन से हैं जहां पर हार्श क्लाइमेट है. हार्श क्लाइमेट का मतलब या तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, एक्सट्रीम कोल्डेस्ट एरियाज, या एक्सट्रीम हॉट एरियाज लाइक डेजर्ट्स. तो ये हार्श क्लाइमेट वाले एरियाज तक ही सुकड़ गई हैं ये एक्टिविटीज. इट ऑफन इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज हु एक्सट्रैक्ट both plants and animals to satisfy their needs for food, shelter and clothing. यानी कि they are getting all the things whatever they need get from the nature. ठीक है. तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं. प्लांट से वो फूड लेते हैं, एनिमल से उनसे खाल ले लेते हैं, उन खाल से अपना घर बनाते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं, है ना. तो दे ऑल गेट फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. यानी कि अपना खाना, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग जो भी है, whatever they want they get from the nature. And this is also known as primitive societies. आज भी ये आदि मानव जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं. Their technologies are very low standard. These type of activities requires a small amount of capital investment and operates at very low level of technology. जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, जो लोग करते हैं, दे डोंट नीड मच इन्वेस्टमेंट. उनको थोड़ी सी तीर कमान चाहिए या कुछ उनको इस तरह के हथियार चाहिए जिससे कि वो हंटिंग कर सकें, और उनका लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है दैट इज वेरी लो. ठीक है. नेक्स्ट इज द यील्ड पर पर्सन इज वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड. अब वो हार्श क्लाइमेट में रह रहे हैं, वेरी कोल्डेस्ट एरिया में या वेरी हॉटेस्ट डेजर्ट एरियाज में रह रहे हैं, तो उनको अपने लिए ही निर्वाह करने के लिए जो उत्पादन करना है वो बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है. दे डोंट हैव एनी सरप्लस फूड और अदर थिंग्स. वो जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज इन वेरी लेस अमाउंट. You can see this is the picture. One of the hunter gatherer is sitting in a desert area. It can be from a savanna, grasslands कह सकते हैं. यहाँ पर ये पिग्मीज जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कहीं पर हंटिंग करने की. तो एक पिक्चर मैंने एक हंटिंग गैदरिंग का लिया है. Now areas where it is active nowadays. ठीक है. जब हम आदि मानव जैसे रह रहे थे तब तो all over world we are living like that. But nowadays it is practice. कहाँ पर ये practice है? This is in first area is high latitude zones which include northern Canada, northern Eurasia and southern Chile. Next area is low latitude zones such as Amazon,
basin, tropical Africa, northern fringe of Australia and the interior parts of southern Asia. आपको ये शेडिंग एरिया जो नजर आ रहा है, ये नॉर्दर्न अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है ना। सबसे पहले हम हाई लैटिट्यूड एरियाज को ही देख लेते हैं। तो हाई लैटिट्यूड्स में आ गया नॉर्दर्न कनाडा एंड नॉर्दर्न यूरेशिया, यानी कि सम पार्ट ऑफ यूरोप एंड सम पार्ट ऑफ एशिया। ये पूरा एरिया जो है, दिस इज वेरी हार्श क्लाइमेट्स नियर द टुंड्रा रीजन। तो ये पूरा पोलर एरियाज में है और वेरी कोल्डेस्ट प्लेस है। कौन से आ गए आपके? नॉर्दर्न कनाडा आ गया एंड नॉर्दर्न यूरेशिया आ गया। अब इसी तरह से अगर हम लो लैटिट्यूड्स में देखें तो उसमें देखिए लो लैटिट्यूड्स में कौन सा बताया? अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, northern fringe of Australia and interior part of South Asia. Again we see in a map work, this is the area, this is Amazon, this is the central part of Africa and this is the interior part of Asian part, southern Asian, southern eastern Asian and यहाँ पर आ जाता है आपका, this is all from the south east eastern part of Asia। ठीक है, तो ये पार्ट्स जो हैं आपको आज के समय में भी क्या कहाँ मिल जाएंगे? दे आर प्रैक्टिस इन हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, तो ये मैप यू हैव टू ड्रॉ, ये मैप आपने बनाना है और ये आइडेंटिफिकेशन में आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये हम सारी characteristics, we are discussing the characteristics of hunting and gathering. Next is the modern time, some gathering is market oriented, has become commercial. अब ये लोग जो हैं they are living in a very harsh climate but they have very specific and precious things they can produce. तो उनसे जो बाहर के मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस क्लास है या सिविल पीपल हैं, वो कोशिश करते हैं कि इनसे ये प्रीशियस जो प्रोडक्शन है या जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनसे ले लें। तो समटाइम्स दे नाउ इन मॉडर्न टाइम सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड। ये क्या करते हैं? गैदरिंग ऐसी प्रीशियस नट्स और छाल या कुछ जड़ें ऐसी इकट्ठी करते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत होती हैं, या इवन वो दे आर डूइंग हंटिंग तो उसकी भी मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो ये अब धीरे धीरे ये कमर्शलाइज भी होते जा रहे हैं क्योंकि इन चीजों की डिमांड है ना, नॉर्मल फिनोमिना। गैदरर्स कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट्स सच एज, क्या वो वैल्यूएबल, क्यों उनकी डिमांड हो रही है मार्केट में? बिकॉज दे आर कलेक्टिंग वैल्यूएबल प्लांट्स जो कि हमें नॉर्मल नजर नहीं आते, ये इस तरह के हार्श क्लाइमेट में ही नजर आते हैं। सच एज लीव्स, barks of trees, medicinal plants and other simple things जिनको वो सेल करते हैं। बहुत सारी प्रोसेसिंग थिंग्स हैं जो वो जिनकी डिमांड होती है मार्केट में। They are used various parts of plants. For example, the bark is used for quinine, tannin extract and cork. Leaves supply material for beverages, drugs, cosmetics, fibers, thatch and fabrics, nuts for food, oil and free truncal rubber, balata, gums and resins। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं जिनके नाम अभी यहाँ पर हमने पढ़े हैं, यहाँ आपको बताए हैं। दे हैव ग्रेट वैल्यू एज वेल एज डिमांड इन अ मार्केट, इन अ कमर्शियल वर्ल्ड। नेक्स्ट इज gathering has little chance of becoming important at global level। क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो पाती है क्योंकि दे आर लिविंग मोस्टली दे आर लिविंग इन अ हार्श क्लाइमेट बट देयर प्रोडक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट। प्रोडक्ट्स ऑफ सच एज एक्टिविटी कैन नॉट कम्पीट इन अ वर्ल्ड मार्केट, यानी कि ये इतना ज्यादा प्रोडक्शन या प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं कि वो पूरी डिमांड को फुलफिल कर सकें। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए कम टू द ग्लोबल लेवल। मोरओवर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स often of better quality and lower prices have replaced many items supplied by the gatherers in tropical forest।
और ऐसा भी हो गया है कि जो केमिकल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल सिंथेटिक फाइबर बनाने में काम कर लेते हैं, दैट इज मोर चीपर, ठीक है। और जो हमें नेचुरल चीजें मिलती हैं वो काफी कॉस्टली होती हैं, तो इसलिए भी ये इतनी ज्यादा ये ग्लोबल लेवल पर अपने प्रोडक्शंस को नहीं ला सकते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ this lesson is after hunting and gathering we come to the next topic, that is pastoralism. पेस्टोरिज्म का सिंपली मतलब है पशु पालन करना, है ना, पशुओं का पालन। अब क्या हुआ कि when the people living in a hunting and gathering, यानी कि आप पशुओं को मार रहे हैं, खा रहे हैं, या आप चीजों को लगातार सारा दिन उसको गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनके आपके पास इतना सरप्लस नहीं है। कभी हार्श क्लाइमेट इतना ज्यादा हो जाता है तब फूड की जो स्कैर्सिटी हो जाती है। तो जैसे जैसे आदि मानव को अपने एरिया के बारे में पता लगता चला गया, नोमैडिक हर्डर्स जो ये लोग हैं उनको पता लगा, तो उन्होंने वे आउट निकाला कि क्यों ना हम हंटिंग करने की जगह अगर हम पशुओं को पालना ही शुरू कर दें तो हमें उससे और भी प्रोडक्ट रेगुलरली वी गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम एट सम स्टेज इन हिस्ट्री, कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा कि पहले हंटिंग गैदरिंग की बेसिक एक्टिविटी रही, फिर आफ्टर दैट दे शिफ्टेड टू नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज पेस्टोरलिज्म। नाउ पेस्टोरलिज्म दे रियलाइज दैट हंटिंग इज एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी, यानी कि हम विनाश करते जा रहे हैं, पशुओं को मारते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। तो क्यों ना क्या किया जाए कि थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन का मतलब है कि क्यों ना हम उन्हें पाल लिया जाए। People living in different climate conditions selected and domesticated animals found in this region. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो अलग अलग एरियाज में रह रहे हैं उन्होंने अलग अलग पशुओं को, कैटल्स को पालना शुरू कर दिया इन अकॉर्डिंग टू देयर रीजन डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब आपको मालूम है अगर पहाड़ों में चले जाएंगे तो वहां पर अलग तरह के एनिमल्स हैं, प्लेन एरिया में आएंगे तो अलग तरह के हैं, डेजर्ट में चले जाएंगे तो अलग तरह के, तो व्हाटएवर एनिमल्स दे फाउंड दे उनको क्या करना लगे, डोमेस्टिकेटेड, यानी कि दे डोमेस्टिकेटेड दोज टाइप ऑफ एनिमल्स depending on their geographical factors and technological development. Animal rearing today is practiced either at subsistence or at commercial level, ठीक है। आज के समय में अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे कमर्शलाइज होता जा रहा है ना, कि यानी कि पशुओं को पालन किया और उसका जो सरप्लस प्रोडक्ट है, मिल्क है, बटर है और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सरप्लस प्रोडक्ट को बेच देते हैं। पेस्टोरलिज्म जो है, यानी कि टॉपिक जो है पेस्टोरलिज्म जिसे हम पशुपालन कहते हैं, इट इज वाइडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। नंबर वन इज नोमैडिक हर्डिंग एंड अनदर इज कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब है चलवासी पशुचारण, हिंदी में हम इसको कहेंगे चलवासी पशुचारण। आपने देखा होगा कई बार कई लोग खाना बदोशी लोग अपने साथ पशुओं को लेकर चलते हैं और रास्ते में डेरा लगा लेते हैं, हमारे पर तंबू गाड़ते हैं, कुछ समय वहां पर रहते हैं एंड आफ्टर सर्टेन टाइम दे मूव टू अनदर एरिया। तो उनके पास काफी सारे ग्रुप्स होते हैं, काफी सारे जो झुंड होते हैं वो उनके साथ पशुओं के चलते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे, चलवासी पशुचारण, यानी कि दे आर नॉट स्टेबल इन अ वन प्लेस, दैट इज कॉल्ड नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। दे आर मूविंग प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फॉडर, इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है। दोज टाइप ऑफ practice is called nomadic herding, यानी कि pastoralism is broadly divided into two types. Number one is nomadic herding, अब nomadic herding आपको समझ आ गया होगा, and another is commercial livestock rearing. Commercial livestock rearing का मतलब है जहाँ पर पशुओं को कमर्शियली रेज कर रहे हैं, यानी कि उसके सरप्लस जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट में बेच रहे हैं फॉर द प्रॉफिट पर्पस, दैट इज ए कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। यू कैन सी दिस पिक्चर, ये जो है लोग अपने काफी सारे कैटल्स को ले जा रहे हैं
और उनको चराते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर दे आर मूविंग वन प्लेस टू अनदर। ये देखिए, दिस इज द सम ऑफ द पिक्चर्स। आप कहीं ना कहीं आपने जरूर इनको इस तरह से देखा होगा। नोमैडिक हर्डिंग, अब हम इसको डिटेल में लेते हैं कि नोमैडिक हर्डिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। तो नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टोरल nomadism is a primitive, this is also primitive activity, जैसे hunting and gathering is a primitive activity, उसी तरह से this is also primitive activity। subsistence activity, subsistence का मतलब है सिर्फ अपने निर्वाह के लिए, not for the profit purpose। वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं for their livelihood, not for the surrounding, not for the global, not for the commercialization, not for the business purpose, ठीक है। तो primitive subsistence है, बट दिस इज वन स्टेप आगे है, ये एक स्टेप आगे बढ़ जाता है हंटिंग और गैदरिंग से, इन विच द हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो चलवासी पशु चारण कर रहे हैं, दे आर टोटली डिपेंड ऑन एनिमल्स, यानी कि उन एनिमल से जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसी से ही वो क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, क्लोथिंग ले रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं, टूल्स ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो दे टोटली रिले ऑन द एनिमल्स, whereas in hunting and gathering they totally depend on the environment, okay। Next is they move from one place to another along with their livestock, livestock यानी कि जो भी उनके पास पशु हैं, है ना, वो शीप भी हो सकता है, वो गोट्स भी हो सकती हैं, वो कैटल्स भी हो सकती हैं, वो ऊंट या कैमल्स भी हो सकते हैं, वो रेंडियर भी हो सकता है, वो याक भी हो सकता है, एनीथिंग अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस, with their livestock depending on the amount, quality of pastures and water। अब ये why they are moving one place to another in search of, क्योंकि वहां पर पास्चर लैंड खत्म हो जाएगी, यानी कि जो ग्रास है उस एरिया की कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी, एंड दे मूविंग टू अनदर प्लेस। पास्चर लैंड यानी ग्रास का एरिया, और वाटर। तो जब मौसम बदलता है तो क्या होता है कि कुछ स्ट्रीम्स जो हैं वो सूख जाती हैं, पानी नहीं होता उसमें, तो वो फिर दोबारा से पानी की तलाश में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। द एरियाज कौन से हैं इसके? मेन एरियाज आर इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, cattle are the most important livestock, while in Sahara, Asiatic deserts, sheep, goats, camel are reared। जैसे कि मैंने आपको बताया कि geographical conditions के according to climatical condition, there are different types of livestock according to their geographical conditions, ठीक है। तो ट्रॉपिकल अफ्रीका में अगर हम बात करते हैं तो सहारा और एशियाटिक डेजर्ट में शीप, गोट एंड कैमल्स, है ना। यहाँ ऊपर जो है वो कैटल्स है, और एशियाटिक डेजर्ट एरिया जो है वहां पर शीप, गोट और कैमल्स मेनली मेन एनिमल्स हैं इनके साथ। इन द माउंटेनियस, अगर हम माउंटेन की बात करें, माउंटेन में भी तो चलवासी पशुचारण है, तो यहाँ पर तिब्बत और एंडीज, यहाँ पर याक पाले जाते हैं, ठीक है, एंड इलामास, and in the Arctic and sub-Arctic areas reindeer पाला जाता है, are the most important animals, है ना। तो माउंटेन एरियाज में क्या है, याक या लामास, या आर्कटिक में क्या है, रेंडियर इज द मोस्ट important animal। Pastoral nomadism is associated with mainly 3 important regions। कौन से regions हैं वो? The core region extends from Atlantic shores of northern Africa eastward across and Arabian Peninsula into Mongolia and central China। तो ये these are the some parts of the area। The second region extends over tundra region of Eurasia, ठीक है। अब नंबर 1 इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा आ गया आपका? 3 इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं कोर एरियाज, यानी कि अटलांटिक शोर, अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला या मंगोलिया या सेंट्रल चाइना। तो ये मोस्टली एरियाज ऐसे हैं जहां पर डेजर्ट एरिया है। सेकंड, नेक्स्ट वन इज टुंड्रा रीजन एंड यूरेशिया, जहां पर आपने हंटिंग एंड गैदरिंग देखी है, उसी के ही साथ का एरिया जो है वो काई के लिए है, फॉर द पेस्टोरलिज्म है। इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर, अब हम सर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो देयर आर सम स्मॉल एरियाज इन साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड
on the island of Madagascar. Now let's look at the map. This is the one picture. You can say how smart he is looking like. बढ़िया लग रही है पिक्चर, ठीक है। तो इस तरह के ये नोमैड्स होते हैं मोस्टली। हम मैप को बाद में देख लेते हैं। मूवमेंट इन सर्च ऑफ pastures in undertaken each, these are the characteristics, either over vast horizon distance in vertically from one elevation to another in mountain region। यानी कि ये क्या करते हैं कि ये माउंटेन रीजन में वर्टिकली दे आर मूविंग। जब ये चलवासी, जब ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा माउंटेन एरिया में बर्फ पड़ जाती है, तो वहां पर ये डाउनवर्ड्स मूव कर जाते हैं। और जब गर्मियों का मौसम आता है तो दे मूव टू अपवर्ड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम plain areas to pasture on mountains during summer and again from mountain pasture to plain areas during winter is known as transhumance। transhumance यानी कि ऋतु प्रवास, है ना। They are moving with their cattle according to the climatical changes, यानी क्लाइमेट जैसे जैसे बदलता रहता है उसके according to season changes, not climatical, we can say according to change of season। गर्मियां आई, सर्दियां आई, they are moving। जैसे कि सर्दियों में they come to downwards, valleys में आ जाती हैं, plain में आ जाते हैं। और गर्मियों में they move upward, यानी कि माउंटेन एरियाज में चले जाते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसहुमेंस, यानी कि दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। In mountain regions, some examples are given here, such as Himalayas। Himalayas में there are some nomads जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में गुजर्स, बकरवाल, गद्दीज, भोटियास, दे आर migrants from one area to another area। They move from mountain to plain area with their cattle, ठीक है। तो this is the example of India। Similarly, in a tundra region, the nomadic herders move from south to north in summers and from north to south। इसी तरह से टुंड्रा रीजन में भी they are moving south to north, यानी कि जब गर्मियां आती हैं तो साउथ से नॉर्थ की ओर चले जाते हैं और विंटर्स में नॉर्थ से नीचे की ओर उतर आते हैं। The number of pastoral nomads has been decreasing the areas operated by them। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जिस तरह से हमारी ह्यूमन सेटलमेंट्स एक्सपैंड करती जा रही हैं, हमें ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, हमें ज्यादा सेटलमेंट्स बसानी है, तो इनका जो नोमैडिक हर्डर्स का जो एरिया है वो घटता जा रहा है। दे आर नाउ लिमिटेड इन सम स्पेसिफिक एरियाज ओनली। दिस इज ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, है ना। पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है वो कोई भी पॉलिटिकल कंट्री जो है वो इन लोगों को पसंद नहीं करती, बिकॉज दे डोंट हैव अ परमानेंट सेटलमेंट्स। तो ये घुमंतु जातियां हैं, घूमते रहते हैं एक जगह पर। दे डोंट फेथ, यानी कि कंट्रीज दे डोंट फेथ ऑन देम। न्यू सेटलमेंट्स प्लान बाय डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने एरियाज को डिवाइड किया हुआ है और दे वांट टू ऑर्गेनाइज या प्लान्ड डिफरेंट सेटलमेंट्स। दिस इज द वन पिक्चर। तो इसलिए दे श्रिंक इन अ वन प्लेस ओनली, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज के कारण, और दूसरा रीजन क्या है कि कंट्रीज जो है वो न्यू सेटलमेंट्स बनाना चाहती हैं, है ना। तो दिस इज अगेन नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज in between the pastoralism। First we have already discussed, that is nomadic herding। Now next is commercial livestock rearing। कमर्शियल जहां पर आ गया वहां पर बिजनेस आ गया, ठीक है। यानी कि जो कैटल्स हैं या जो भी किसी भी तरह के ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी लाइवस्टॉक दे आर रियरिंग या उनको रेज कर रहे हैं, तो उसमें प्रोडक्शन जो है वो कमर्शलाइज हो गया। Unlike nomadic herding, commercial livestock rearing is more organized। सबसे बढ़िया बात यह है कि they are not moving from one area to another area। This work is done in a planned form, in a planned platform, ठीक है। They organize whole work।
ऑर्गेनाइज एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लैंड भी चाहिए, यहाँ पर मशीनरी भी चाहिए एंड मनी भी चाहिए। तो कैपिटल में हम क्या तीनों चीजें हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज लैंड, मशीनरी एंड अनदर इज मनी ऑल्सो, ठीक है। तो तीनों चीजें हम पूंजी में इंक्लूड करते हैं। ये तीनों ही चीजें इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं इन अ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। Commercial livestock ranching is essentially associated with Western culture, is practiced in permanent ranches। यानी कि ये मोस्टली ये कहाँ से आया है, ये वेस्टर्न कल्चर से आया है। उन्होंने रेंचेस वो बनाए होते हैं, बाड़े जिसे हम भारत में हम इनको बाड़े कह सकते हैं, बाड़ों में ये अपने पशुओं को रखते हैं। तो ये परमानेंट रेंचेस होते हैं। दिस इज स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि ये स्पेशलाइज्ड नहीं है, वहां पर प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनिमल। जो भी एनिमल वो रेज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटी होती है। इंपॉर्टेंट एनिमल्स इंक्लूड, कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिसको कमर्शलाइज किया जाता है? दीज आर द एग्जाम्पल, शीप, कैटल, गोट्स, हॉर्सेस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मोस्टली कमर्शियल में यूज किया जाता है। प्रोडक्ट्स सच एज मीट, अब इसमें प्रोडक्ट क्या निकाल रहे हैं जो कि कमर्शलाइज है, जिनकी बहुत डिमांड होती है इन अर्बन एरियाज, दैट इज मीट, वूल, हाइड्स, स्किन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इनको प्रोसेस किया जाता है साइंटिफिकली और पैक्ड होती हैं, और फिर उसके बाद डिफरेंट वर्ल्ड में इनको कहाँ किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज rearing of animals in ranching is organized in a scientific basis। साइंटिफिक बेसिस का मतलब यहाँ पर बार बार हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक बेसिस। साइंटिफिक बेसिस का मतलब है कि उनको प्रॉपरली मेडिसिन दी जाती है या उनकी रख रखाव किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग में ध्यान दिया जाता है। तो ये सब चीजें जो है साइंटिफिकली की जाती हैं। द मेन एम्फेसिस इज ऑन ब्रीडिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ये साइंटिफिक या ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे आर एम्फसाइज्ड ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, डिजीजेस कंट्रोल, हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ साइंटिफिक वे में किया जाता है। द एरियाज विच आर इम्पोर्टेंट इन कमर्शियल लाइवस्टॉक rearing, that is न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं लाइवस्टॉक रियरिंग में। दिस इज द वन पिक्चर, इस तरह की लाइवस्टॉक रियरिंग की जाती है, ऑर्गेनाइज है। दिस इज द डिफरेंट एरियाज, रेंचेस बनाए गए हैं और उनको जो कैटल्स हैं उनको कहीं घूमना नहीं पड़ता, उनको वहीं पर ही उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है। नाउ कम टू द एरियाज, यहाँ पर देखिए ये सारा ऑर्गेनाइज्ड वे है जहाँ पर ये काम किया जा रहा है। दिस इज द नॉर्दर्न अमेरिका का, दिस इज वेस्टर्न पार्ट है, एंड दिस इज द सदर्न अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट है, अफ्रीका का सदर्न पार्ट है, एंड मिडल पार्ट ऑफ एशिया है, एंड मिडल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। तो दिस इज द एरिया where commercialized livestock rearing is going on. Now come to the assignment. Assignment में देखिए some of the questions are given. You have to do these questions. Differentiate between economic and non-economic activities. Describe primary activities. What is the meaning of primary activities with examples? Which economic activity is come under primitive economic activity, that is called hunting and gathering. Describe characteristics of hunting and gathering. उसके सारे आपने characteristics लिखने हैं with examples, कहाँ कहाँ पर वो किए जाती है आज के टाइम में भी। Distinguish between nomadic herding and commercial livestock rearing. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आपने डिफरेंशिएट करना है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण में। जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग को हम हिंदी में कहेंगे वाणिज्य पशुचारण, ठीक है। तो नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। नाउ मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। शो द फॉलोइंग एरियाज ऑन वर्ल्ड मैप. Number 1 is areas of hunting gathering.
नंबर 2 इज एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। ये मैंने मैप नहीं लगाया है, आप इसको बुक में से करेंगे खुद। दिस इज एक्टिविटी, आपने खुद देखना है और वहां पर मार्क करना है कौन से एरियाज हैं। नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। लाइवस्टॉक रियरिंग का एरिया आपने शो करना है। और आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि अगर हमारा सीबीएसई का पेपर जिस तरह से होता है उसमें आपको ऐसा नहीं आएगा कि यू हैव टू शो दिस एरिया, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। वहां पर क्या होगा कि शेडिंग दे रखा होगा, मान लीजिए कि वहां पर 3 शेडिंग्स दे रखी हैं मैप में, ठीक है। उस मैप में हंटिंग गैदरिंग भी है, नोमैडिक हर्डिंग भी है और कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग भी दिखा रखा है, ठीक है। तो उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच एरिया कम्स अंडर द हंटिंग एंड गैदरिंग, विच इज नोमैडिक हर्डिंग एंड विच इज द कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, ठीक है। या वहां पर दिया होगा कि हिंट दे रखा है आपको कि ये हंटिंग गैदरिंग का एरिया है, तो वो आपने उस एरिया का नाम लिखना है कि ये सदर्न चिली है या नॉर्दर्न कनाडा है या यूरेशिया है। तो आपने एरिया को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एरिया है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए ये मैप आएगा। दिस इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन, बट यू हैव टू डू फर्स्ट प्रैक्टिस कि पहले आप इसको इसी तरह से बनाएंगे। तो आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। और उसके बाद हम जल्दी मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट पार्ट। इसी में से ही वो हमारा होगा एग्रीकल्चर, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।